इंडिया एक क्राइम स्टेट बनता जा रहा है। इंडिया में सिविल वॉर की आधारशिला रख दी गई है, जिसकी वजह से कई राज्यों में आग शुरू हो चुकी है। उदाहरण है पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और यूपी और बिहार जैसे राज्य। ये एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज रेप केस इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2022 से 23 में 1,43,000 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इग्नोर कर दिया। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और आजकल हमारी महिलाएं इसकी इमोशनल पोस्टिंग तो करती हैं, बट वो भी पॉलिटिकल और पॉलिसी लेवल पर इसकी चर्चा नहीं करना चाहती कि क्या इसके कॉजेज़ हैं, कौन है इसका जिम्मेदार। क्या ममता बनर्जी सरकार इसकी जिम्मेदार है? क्या नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदार हैं? क्या बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार इसकी जिम्मेदार है? क्या हम सभी इसके जिम्मेदार हैं? क्या पूरा देश इसका जिम्मेदार है? ये उत्तर हम जब ही मिलेगा जब हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। क्या इसका कोई समाधान भी है? आरजी कार रेप केस एक ऐसी भावना का नतीजा है जब समाज में माफिया और गुंड्स को ये लगने लगे कि वे कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। ऐसी भावना का जब ही इंट्रोडक्शन होता है सोसाइटी में, जब सालों से उनको मोटिवेशन मिल रहा हो। बंगाल 10 साल से क्राइम हब बनता जा रहा है, पर किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सभी अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हैं। इवन जो वोटर्स हैं उनकी भी प्रायोरिटीज़ अलग रही। उसी वजह से हमें आज ऐसा दिन देखना पड़ा। बंगाल में 2022 में टोटल 1,43,000 कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए, जिसमें से 22% क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, जिसे ममता बनर्जी इंडोर्स करती हैं कि ये सबसे सेफेस्ट स्टेट है फॉर अ वुमेन। कितनी बड़ी झूठ है। 2021 में वहाँ पर इलेक्शंस में क्राइम हुआ। इलेक्शंस में वहाँ पर 55 लोगों की हत्या कर दी गई। किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन बीजेपी को वहाँ पर चैलेंज मिलता है टू फाइट अगेंस्ट क्राइम, क्योंकि लोग वहाँ पर ममता सरकार को सपोर्ट करते हैं और ममता सरकार वहाँ पर क्रिमिनल्स के एंडोर्समेंट पर चलती है। हमें इस क्राइम हब को पहचानना होगा। ममता बनर्जी को आंसरेबल होना पड़ेगा। 2022 में एक नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन का गैंग रेप होता है वेस्ट बंगाल में, पर उसको कोई खबर नहीं मिलती। अप्रैल 2022 में मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक औरत को जिंदा जला दिया जाता है उसके इन-लॉज द्वारा, पर उसको भी लाइमलाइट नहीं मिलती। वहीं जुलाई 2024 में बीजेपी लीडर को सड़क पर फांसी पर लटका दिया जाता है बंगाल में, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पोल बूथ हुलिगनिज्म 2021 से 2024 में 55 लोगों को पोल बूथ पर मार दिया जाता है, जो कि हमारा राजनीतिक मंदिर है, जो लोकतांत्रिक मंदिर है। वोटिंग के दौरान क्राइम होता है। इसका मतलब वेस्ट बंगाल सरकार वोटिंग से भी छेड़छाड़ करती है और क्राइम करती है। उन्हें लगता है कि वे किसी को जवाबदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिलती है इंडियन अलायंस की, मुस्लिम वोट बैंक की, वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स जो चाहते हैं कि इंडियन सरकार कमज़ोर पड़े। जनवरी 2024 में संदेश खली वायलेंस होता है, जहां पर एक ईडी ऑफिसर को, जो कि रेड मारने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको असॉल्ट किया जाता है। ये मिलकर एक ऐसे एक्ट्स हैं जिससे कि देश का संविधान कमज़ोर पड़ता है। एक राज्य में एंटी क्राइम एजेंसीज कमज़ोर पड़ती जाती हैं। जो भी क्राइम को रोकेगी उसके अगेंस्ट भी क्राइम हो सकता है। राज्य में एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है ओवरऑल कि क्राइम करना बड़ा आसान है। वही एक मोटिवेशन है जो इवेंचुअली कन्वर्ट होता है ऐसे घिनौने रेप में, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें बचा लिया जाएगा। बचाएगा कौन? ममता सरकार बचाएगी। उसे इस बात के मोटिवेशन मिलता है कि उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। इवन जब सरकार से भी सवाल पूछे गए रेप केस में, तो वे हायर करते हैं कपिल सिब्बल। अगर वे पाक साफ होते तो इतने बड़े वकील की उन्हें ज़रूरत पड़ती। और जो माँ बाप ने खबर में, न्यूज़ में और अपने इंटरव्यूज़ में आकर बताया है, कपिल सिब्बल ने सब बातों से नकार दिया। बेसिकली वेस्ट बंगाल सरकार ये कह रही है कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। ये एक क्राइम स्टेट का भविष्य है। वेस्ट बंगाल में एक बड़ी सिविल वॉर हो सकती है, और वेस्ट बंगाल नहीं पूरे देश में हो सकती है। पंजाब भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सिविल वॉर की आधारशिला रख दी गई है। पंजाब में बहुत सारे रिसेंट इवेंट्स हुए हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पंजाब में खालिस्तान की जो आग है वो कोई नई आग नहीं है, वो 1980 से जल रही है। और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद तो बहुत बड़ी भी थी, बट उसे कंट्रोल कर लिया गया था जब नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का नारा दिया। हिंदू धर्म में शक्ति और पूरे देश को बांधा, तो इसे काफ़ी कंट्रोल में ले आया गया था। बट जब से किसान आंदोलन हुआ है
उसके बाद से वो स्टेट भी जलना चालू हो गया है। क्राइम वहाँ पर प्रॉस्पर कर रहा है। वहाँ पर लोगों को लगता है कि इंडियन सरकार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये मोटिवेशन पंजाब के नागरिक में आज है। इसी वजह से 10% रेप केसेस में इंक्रीमेंट है 2022 से। क्राइम वहाँ पर बढ़ रहे हैं। मणिपुर में भी कुकी और मैती दो ग्रुप हैं जो कि आपस में सालों से झगड़ रहे हैं, जिसमें कि 10,000 तक FIR फाइल हुई है, पर सरकार ने कभी कोई इस पर कमेंट नहीं किया, ना ही मणिपुर सरकार ने किया। वहाँ पर BJP का रूल है, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से मणिपुर के लोग भी अब लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया से एसोसिएट नहीं करते हैं। वहाँ पे कोई भी क्राइम होता है तो किसी को भी ये मन में ख्याल नहीं आता कि इंडियन लीगल सिस्टम उन्हें पनिश कर सकता है, तो क्राइम स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे ही। यही कारण है कि मणिपुर भी सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन में है, अपने दूसरे भाई बहनों की तरह, जैसे कि पंजाब और वेस्ट बंगाल। ये एक बड़ा एटम बॉम्ब है जो कि देश के ऊपर फट सकता है। ऐसा ही एक एटम बॉम्ब है हरियाणा। किसी को लगता नहीं कि वहाँ पे कोई सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन है, बट जो कास्टिज्म की सिचुएशन वहाँ पर बनी है किसान आंदोलन के बाद में, वो बहुत ही डरावनी है। जो जाट कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी यहाँ पर एक कास्टिस्ट भावना को फैला रही है, उस वजह से ऐसा हो सकता है कि खालिस्तान जैसा प्रोपेगेंडा यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ पर भी लोगों का यही विचार है कि वो इंडियन लीगल सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। कोई भी घटना होती है वे एक्शन खुद ले रहे हैं। कोई भी धार्मिक उन्माद होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो उसको सुलझाने के लिए खाप पंचायतें बैठ रही हैं। वो इंडियन लीगल सिस्टम में अपना विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि सरकार मौन है। सरकार मौन क्यों है, ये हमारा मुद्दा है, पर इन सभी मुद्दों के पीछे इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स इक्वली पार्टिसिपेंट्स हैं। ये मोदी गवर्नमेंट को वीक करना चाहती हैं, ना कि राज्यों को सक्सेसफुल बनाना चाहती हैं, ना राज्यों को पीसफुल बनाना चाहती हैं। और इन्हें चुनने वाले कौन हैं? इन्हें चुनने वाले हम ही हैं। मणिपुर, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट बंगाल अपनी अपनी आग में ऐसा जल रहे हैं कि ये देश के टुकड़े हो सकते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुलझाया गया है, पर वहाँ पर भी कांग्रेस और इंडियन अलायंस दोबारा से आग को सुलगाने में लगी है। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीतिक सीट चाहिए, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसे राक्षस को जगाना जिसके बहुत ही भयावह परिणाम हो सकते हैं। इन सभी राज्यों के क्राइम इंक्रीमेंट के पीछे इनकी राज्य सरकारें तो हैं ही हैं, बट सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल इंसान इसके पीछे है वो है BJP, क्योंकि वे अपनी सोशल इमेज के प्रति डरने लगे हैं। उन्हें अपनी इंटरनेशनल इमेज की चिंता सताने लगी है। मैं कहता हूँ, अगर किसान आंदोलन में खालिस्तान इन्फिल्ट्रेशन था और जब उन्होंने खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहरा दिया था, तो क्या कसर बाकी रह गई थी? क्यों आर्मी को इन्वॉल्व नहीं किया गया? क्यों अग्रेसिव पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं की गई? आप इतना सेफ खेलना चाहते हैं कि आप हरियाणा के लोग या दिल्ली के लोग खुद सड़कों पर आकर दंगे करने लग जाएं? क्या BJP खुद चाहती है कि सिविल वॉर हो जाए? क्या वेस्ट बंगाल में उन्हें जब पता है कि ममता सरकार क्राइम को एंडोर्स कर रही है, तो क्या ऐसा हो जाए कि वे राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दें? या BJP ये चाहती है कि वेस्ट बंगाल में न्याय के लिए खुद लोग उतर जाएं और खुद सरकार को उखाड़ फेंकें? क्या सिविल वॉर BJP सरकार एंडोर्स कर रही है? क्या पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट की किसी को भनक नहीं है? लोग लीगल सिस्टम से खुद को एसोसिएट नहीं कर रहे। अभी एक अमेरिकन सिटीजन पंजाब में आए थे जिनको रैंसम के लिए मार दिया गया क्योंकि निडर हो गए हैं वहाँ के क्रिमिनल। क्या मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी लोग खुद ही इसको सुलझा लें और वो सेफ खेलते रहें? तो जनरल कैटेगरी OBC और हिंदुओं ने आपको इसलिए वोट नहीं किया था कि आप सेफ खेलें। आपको इसलिए वोट किया गया था कि आप अग्रेसिव पॉलिटिक्स करें, आप अग्रेसिव डिसीजन लें, या आप पुराने 1000 के नोट जो चलता नहीं है वो नोट हो गए हैं आप। इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है वो हमारी BJP सरकार ही है। देखिए, हमने सभी पर एलिगेशंस लगाए, चाहे वो ममता बनर्जी सरकार हो, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो हरियाणा के लोग हों, चाहे वो मणिपुर के लोग हों, चाहे वहाँ की राज्य सरकारें हों, हमने सभी पर एलिगेशन लगाए। हमने नरेंद्र मोदी पर भी एलिगेशन लगाए। क्या इतना इनफ है? क्या इतना करना इनफ है? तो सही में जो एलिगेशन के पात्र हैं वो हैं हम सभी।
हम सब की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। हम क्राइम फ्री स्टेट बनाना ही नहीं चाहते। इवन हमारी महिलाएं, जैसे ही आरजी कार कॉलेज रेप केस हुआ, वे अपनी प्रायोरिटीज़ में लग गई कि कैसे जनरलाइजेशन ऑफ जेंडर किया जाए, कैसे इसको मेन वर्सेस वुमेन बनाया जाए, कैसे इसको डॉक्टर्स वर्सेस नॉन डॉक्टर्स बनाया जाए। ना कि वे ये समझ पाती कि पॉलिटिकल लेवल पे ऐसे नेता को वोट दें कि जो क्राइम फ्री स्टेट बनाने का मैनिफेस्टो रखता है। जब तक हम इसकी बातें पॉलिटिकल स्तर पे नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है ये समाधान की तरफ जाएगा? हमारे लोग ही नहीं चाहते कि हम क्राइम फ्री स्टेट बने। इवन आप देखिए आदित्यनाथ सरकार, मैं किसी पार्टी के लिए एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, पर आदित्यनाथ सरकार एक इंडिविजुअल सरकार माने, बीजेपी का पार्ट ना माने, तो उन्होंने यूपी को क्राइम फ्री करके दिखाया है। वहाँ पर जितने भी माफिया थे उन सब के एनकाउंटर हुए, वहाँ का क्राइम रेट ड्रॉप किया। बट हुआ क्या? हमने उन्हें हरा दिया। पर किस लिए? सिर्फ जाति को वोट देने के लिए कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है उस कंपैरिजन में कि क्या हम क्राइम फ्री स्टेट बने। तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इवेंचुअली हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं? हम अपने मन में क्राइम फ्री स्टेट को हमारी डिज़ायर्स में सबसे ऊपर रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो ही पॉलिटिकल पार्टीज उसको रेजोनेट करके अपने मैनिफेस्टो में लाएंगी। और क्राइम फ्री स्टेट बनेगा तो रेप कैसे होगा? देखिए, क्राइम साइकोलॉजिकल स्तर पे कई एलिमेंट्स की वजह से होता है, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, एजुकेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, मेंटल हेल्थ एक बड़ा रोल प्ले करता है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी सेफ स्टेट बनाना चाहती है और कौन एक अलग पॉलिटिक्स करना चाहती है। आज की पॉलिटिक्स राहुल गांधी को करनी है कि कास्ट में डिवाइड कर दे इंडिया को और 100 साल पीछे ले जाए। क्या हम चाइना से कम्पीट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ उसको छोड़िए, आप तो क्राइम फ्री स्टेट बनाने की बात करिए। या हम नरेंद्र मोदी की तरह पूरे देश को सिविल वॉर में झोंकना चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, देश को चाहिए तो वो सड़कों पर उतर के अपने आप कर लेंगे। हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वे सेफ पॉलिटिक्स करके, इंटरनेशनल इमेज की चिंता करके अग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेंगे और लोगों पर सारी जिम्मेदारी डाल देंगे कि वे आगे आएँ और सिविल वॉर करके सुलझा लें, तो हम ये सारी चीज़ें समझते हैं। अगर आपको पावर में बने रहना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अग्रेसिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ लॉ इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा। आपको अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े तो आपको लगाना पड़ेगा। आपको खालिस्तान वालों को डंडे मारने पड़ेंगे तो मारेगा, नहीं तो आपको राजनीति से हम बेदखल कर देंगे। आपको अगर कास्ट के अगेंस्ट पॉलिटिक्स में एग्रेसिव डिसीजन लेना पड़ेगा तो लेना चाहिए। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजर्वेशन के अगेंस्ट आपको सजेशन दी थी कि आप क्रीमी लेयर और उसमें डिवाइड करें, तो आपने उसको सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं। हमें डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें अग्रेसिव और पावरफुल प्रधानमंत्री चाहिए जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को सही से रेगुलेट कर सके और डेवलपमेंट की ओर बढ़ा सके और एक क्राइम फ्री स्टेट में तब्दील कर सके। एक हमारी महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। वो वोट तो देती हैं, पर उनके मोस्टली जो वोट है, पॉलिटिकल लेवल पे जो भी सोच है, वो रेजोनेट होती है या तो उनके फादर से या उनके हस्बैंड से। जैसे कि वो वोटिंग करेंगी जो उनके हस्बैंड की जाति होगी उसमें, या उनके फादर की जो आइडियोलॉजी होगी उस बेसिस पे। पर महिलाओं को क्या चाहिए? उनको नहीं चाहिए कि उनकी जाति जीते। सबसे पहली उनकी जो प्रायोरिटी है वो है क्राइम फ्री स्टेट। तो हर महिला को इस बार या हर बार ऐसे पार्टी को चुनना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो कि क्राइम फ्री स्टेट या क्राइम के अगेंस्ट काम करना चाहता है। तभी वे पॉलिटिकली इस पर काम कर पाएंगी। सिर्फ इमोशनल पोस्टिंग से कुछ नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात इंडिया की कि हम आपस में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इंसान टू इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन। जो भी जेंडर या रिलीजन या जाति जब सुपीरियोरिटी में आती है तो वो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। मतलब ऊंच नीच की भावना पैदा करेगी, वो दूसरे को दबाएगी, क्योंकि हम आपस में सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे जुडिशरी द्वारा, वैसे ही वे उसका दुरुपयोग करना चालू कर देंगी। जैसे ही हम उनको लूज़ करेंगे, जो पुरुष समाज है वे उनका दुरुपयोग करना चालू कर देंगे। इंदौर के एक टीनेजर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उस पर फेक रेप एलिगेशन उसकी टीचर लगाने वाली थी। तो क्राइम कोई जेंडर नहीं देखता, क्राइम क्राइम होता है।
क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए हमें खुद को बदलाव करना पड़ेगा। हम किसी इंसान का आदर करें, सम्मान करें जब कोई नहीं देख रहा, स्पेशली तब। वहाँ से सोच चालू होती है, फिर वो पॉलिटिकल लेवल पे जाती है, फिर वो पॉलिसी लेवल पर जाती है, फिर वो कहीं जाकर राज्य सरकार में कन्वर्ट होती है, फिर वो देश की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो देश को बदलने के लिए हमें खुद को बिल्कुल डीपर लेवल तक बदलना पड़ेगा।